वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए प्लीज। आई प्लीज पेज नंबर 43। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक इससे पहले का पार्ट हमारा हो गया था ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक के पार्ट में। देखो, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या? एमसीडी। क्या हर सिटी में होती है? यस। नाम अलग अलग होगा, हर सिटी में होगी। कॉमन नेम है लोकल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट, बाकी हर सिटी में अलग अलग होगा। जैसे मुंबई में क्या नाम है? बीएमसी। ऐसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन एक कॉमन नेम है लोकल अथॉरिटी। तो बेसिकली ये भी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बिजनेस तो करती नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। और टैक्स को कभी इनकम नहीं माना जाता, तो इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स के ऊपर टैक्स, कोई बात ही नहीं बनी। तो हर सिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो गांव में विलेजेस, उसमें क्या होती है? पंचायत। जो तो 4 टाइप की टोटल गवर्नमेंट है। मतलब हम टैक्स को समझते समझते पूरे कंट्री को समझ जाएंगे। समझ तो रहे हैं टैक्स को? समझ आ रहा है कंट्री कि कंट्री में 4 टाइप की गवर्नमेंट है और चारों जगह डेमोक्रेसी है। बिकॉज इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। मेन कैरेक्टर है हमारी कंट्री का रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। कोई किंग सिस्टम नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। पब्लिक खुद सेलेक्ट करेगी और पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कि हमें अपना काम कैसे करना है। ठीक है? तो लोकल अथॉरिटी का पार्ट में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं अदर पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पर्सन, सेक्शन 2 ब्रैकेट 31। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी। तो ये 6 पर्सन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 7वां है लास्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल। जुरिडिकल होता है लीगल। एवरी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। इन 6 के अलावा भी कोई लीगल पर्सन है तो वो भी आ जाएगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। उसका टैक्स का रेट लगेगा स्लैब रेट। सारे इंडिविजुअल के प्रोविज़न होंगे, बस रिबेट नहीं मिलेगा। जुरिडिकल मीन्स लीगल। फॉर एग्जांपल, अगर हम आईसीआई की बात करें तो लीगल पर्सन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो लीगल पर्सन है। इनको भी टैक्स देना है, इंडिविजुअल के स्लैब रेट पे देना है। इतना एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो, अब दोबारा देखिए इसका मीनिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स किसको देना है, तो आप क्या कहोगे? किसको देना है? आप कहोगे एवरी पर्सन हैज़ टू पे टैक्स। फिर वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पर्सन, व्हाट डू मीन बाय पर्सन? तो हम कहेंगे डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 31। पर्सन में इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ, कंपनी, फर्म। पॉपुलर तो यही होते हैं, बाकी ज़बरदस्ती वाले। इन जनरल यही लोग होते हैं, कोई भी काम करेंगे यही मिलेंगे, लेकिन कुछ और भी मिलेंगे। बीओआई मिल जाएगी कभी कभी, एओपी। लोकल अथॉरिटी का टैक्स होता नहीं, ज़बरदस्ती बीच में ले आए। अब इसके अलावा आप सोचो, इसके अलावा कौन मिलेगा? 6 तो ये हो गए, और कौन रह गया? और तो कोई बचा नहीं। तो लॉ मेकर ने कहा क्या पता कोई बचा हो, हमें नहीं पता, क्या पता बचा हो, तो एक कैटेगरी और बना लो और इसमें लिख दो एनी अदर। वर्ड है अदर, इनको छोड़ करके, ये नहीं, इनको छोड़ करके। एनी अदर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बाई चांस कोई और बच गया तो बच के नहीं जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब आप बताओ सी इंस्टीट्यूट क्या है?
कंपनी तो है नहीं, कंपनी है क्या? कंपनी तो है नहीं, इसका कंपनी एक्ट में तो इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, पार्टनरशिप फर्म ये है नहीं, फैमिली तो है नहीं, एचयूएफ तो है नहीं, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो फिर ये क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, इस कैटेगरी में ले आओ, लेट देम पे द टैक्स। क्या रेट लगेगा? स्लैब रेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कंपनी तो है नहीं, पार्टनरशिप फर्म है नहीं, एचयूएफ तो कुछ ना कुछ तो है, लीगल पर्सन, तो इनको भी टैक्स देना पड़ेगा स्लैब रेट पर। ठीक है। अब ये लीगल पर्सन की हिस्ट्री, सबसे पहले लीगल पर्सन की बात किसने की, ये कंसेप्ट क्यों लेके आए, जरूरत क्या थी? ये कंसेप्ट कम से कम 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना कंसेप्ट जब आया था तो इसलिए आया था कि हर काम एक इंडिविजुअल करेगा नॉट पॉसिबल। कई बार काम इतना बड़ा है इंडिविजुअल की हिम्मत नहीं उसको कर दे। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिविजुअल की हिम्मत नहीं, क्या पता उसका बेचारे का पैसा डूब जाए और क्या पता लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए। तो उस समय था कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करो जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा, ह्यूमन बीइंग होगा नहीं, ही विल बी एट पार विद ए ह्यूमन बीइंग बट नॉट ए ह्यूमन बीइंग। दिस पर्सन विल बी बेसिकली सपोर्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कंपनी, इसके शेयर किसके पास है? शेयर तो इंडिविजुअल के पास ही है और क्या है, लेकिन सामने शेयर होल्डर नहीं है, सामने कंपनी है, इसकी एंटिटी शेयर होल्डर से डिफरेंट है। सोलोमन एंड सोलोमन का केस आपने स्टडी किया होगा, इसकी सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और अगर कोई लॉस होगा तो इसका होगा, शेयर होल्डर का नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबल हो गए तो ये होगा, वो शेयर होल्डर नहीं होगा। इसलिए एक कंसेप्ट लेके आए थे। क्या पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन है? अच्छा, कंपनी तो है, तो फिर इसको 7th कैटेगरी में लेके जाएं या यहाँ पे ले जाएं कंपनी को? उन्होंने कहा हमने 7th में ये नहीं कहा एनी लीगल पर्सन, ये नहीं कहा, हमने क्या कहा? एनी अदर। इसमें भी लीगल पर्सन हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे सारी लीगल पर्सन इसमें आएंगे, हम कह रहे हैं एनी अदर। अगर कोई लीगल पर्सन इनमें आ गया तो बात खत्म। अब लीगल पर्सन बनने के लिए अपनी एंटिटी को जो लोग इसे बनाते हैं जैसे शेयर होल्डर है उनसे अलग करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म 1932 वाली क्या लीगल पर्सन है? नहीं, बिकॉज उसके पीछे इंडिविजुअल्स हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द पार्टनरशिप फर्म। अगर लायबिलिटी आएगी तो किस पे आएगी? पार्टनर्स पे आएगी। पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसी कारण से पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं हो पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कंसेप्ट नया लेके आते हैं एलएलपी का। तो क्या एलएलपी लीगल पर्सन है? यस, इट इज ए लीगल पर्सन। एलएलपी इज ए लीगल पर्सन। इसकी एंटिटी पार्टनर से डिफरेंट है। लायबिलिटी जितना पार्टनर ने पैसा लगाया उतनी है, इसके आगे नहीं है। तो लीगल पर्सन के बिना बड़े बड़े बिजनेस इस कंट्री में, किसी भी दुनिया में कहीं पे बिजनेस हो ही नहीं सकते। ये सारे बड़े बड़े बिजनेस कौन करेगा? लीगल पर्सन करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की उतनी हिम्मत नहीं है। ह्यूमन बीइंग हर वक्त पर डरता है कि मेरा पैसा लग गया, डूब गया, फंस गया, मैं क्या करूँगा। और यहाँ बहुत सारे ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना कंट्रीब्यूट किया उतनी लायबिलिटी है। तो एलएलपी भी लीगल पर्सन है, कंपनी भी लीगल पर्सन है। इसके अलावा लीगल पर्सन कौन है? सी एश्योर्ड, ICI। देखो लीगल पर्सन में भी वैरायटी है, जैसे कंपनी लीगल पर्सन है, एलएलपी भी लीगल पर्सन है। वैरायटी क्या है? वो कंपनी एक्ट में बना है, वो एलएलपी एक्ट में बना है। तो ऐसे अगर मैं ICI की एग्जैक्ट पूछूं कि कौन सी वैरायटी है, तो आप क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एग्जैक्ट जो है ना टर्म ये है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखो, जो से छूट के जितने भी बोर्ड हैं, साइन बोर्ड है, इस पर लिखा होगा ICI, ब्रैकेट में लिखा होगा सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये लिखा होगा, क्योंकि बताना पड़ेगा बनी कैसे है। कंपनी नहीं है, कंपनी लिखा तो कंपनी की बात करें, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया, उस एक्ट के थ्रू इसका बर्थ हुआ है। तो एक्ट को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। लॉ को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। स्टैट्यूटरी, रिलेटिंग टू सम एक्ट, लॉ। किसी लॉ ने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। कौन सा लॉ? कंपनी लॉ नहीं। कंपनी लॉ ने किया तो कंपनी बन जाती। एलएलपी नहीं,
उससे क्या होता तो वो LLP बन जाती, किसी और ने किया है। तो पहले ये एक्ट बना, इस एक्ट में लिखा गया 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना कि इस कंट्री के अंदर हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो ऑडिट करेंगे। उन प्रोफेशनल्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन। उनका सिलेबस क्या होगा, वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन। उनके एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा, वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे काम करेगी, उसका सिस्टम क्या होगा, सब इस एक्ट में लिखा गया। लिखने के बाद द इंस्टीट्यूट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का बनने के बाद ही एग्जिस्टेंस में आया। तो कम से कम ICAI का तो देखो आपको पूरा पता ही होना चाहिए। कल को इंटरव्यू में कोई यही पूछ ले व्हाट इज ICAI, तो ICAI का तो पता नहीं, हम कहेंगे लीगल पर्सन है, बट आगे पूछा लीगल पर्सन में क्या है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये स्पेशल पर्पज़ के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। जब भी गवर्नमेंट को कोई स्पेशल काम करना होता है तो स्पेशल एक्ट बनता है, उस स्पेशल एक्ट से वो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। देयर आर सो मैनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, न्यूमरस। रिजर्व बैंक भी है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। देयर सो मैनी। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कोई स्पेशल काम करना है, बनाओ स्पेशल एक्ट, बनाओ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। LIC ऑफ इंडिया वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनता है। ठीक है, अब रीड कर लो आप, डाउट एक बार रीडिंग ले लो, यहाँ तक इसको डाउट है। देखो अब डाउट्स यहाँ तक, पर्सन की डेफिनेशन और उसमें ICAI को एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, लीगल पर्सन है लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। मतलब पहले स्टैट्यूट बनाए, लॉ बनाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कौन से ईयर का है, 1949। उसके बाद फिर इससे ऑर्गेनाइजेशन बनी, देन इट स्टार्टेड द वर्क। ठीक है, तो थोड़ी और बात ICAI की कर लें। ICAI को रेगुलेट कौन करता है? देखो, अगर मैं होम मिनिस्ट्री की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, तो पुलिस को होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, यानी कोई मिनिस्टर है, यानी कोई इलेक्टेड बॉडी है, यानी कोई पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पूरा सत्यानाश, है ना, पॉलिटिशियन तो यही करेगा। और मैं बात करूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो कोई मिनिस्टर है और पूरा पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट पूरा पूरा सत्यानाश। अगर ऐसे ही बना देते सी शूट, तो भाई डिग्री कोई भी ले लो, मिनिस्टर की पॉकेट में पैसा डाल लो, डिग्री मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलती कभी नहीं करेंगे। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें कोई पॉलिटिशियन को एंट्री करने की भी परमिशन नहीं होगी। एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट बॉडी, वरना तो वो स्टैंडर्ड आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन में जीतेंगे, सेंट्रल काउंसिल बनेगी, सारे फैसले सेंट्रल काउंसिल करेगी, पूरा कंट्रोल सेंट्रल काउंसिल के पास है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू नहीं है। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, एवरीथिंग इज़ विद देम। इसीलिए इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई बंदा हेरा फेरी करके CA की डिग्री ले ले। मेडिकल की मिल जाएगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी, बीच में से आधी प्राइवेट है, 2 पैसा एडमिशन और डिग्री। इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, 2 पैसा लो डिग्री। CA की इवन प्रेसिडेंट भी किसी को CA का एग्ज़ाम भी पास करा सकता है। प्रेसिडेंट विल ऑल्सो से मैं हेल्पलेस हूँ, भाई ये नहीं, डॉक्टर गए तो मैं तेरे को बनवा दूँ, इंजीनियर बनवा दूँ, CA नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए इतनी बात काफ़ी है, एक बार रीड कर लो आगे से। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा। यहाँ तो किसी को डाउट तो नहीं ना इतने पार्ट में? आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, डिस्कस इंडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, और अंडर द क्वेश्चन द पावर टू लेवी टैक्स इज बेस्ट इन द स्टेट्स, हाउ पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो लेवी टैक्स ऑन सच इनकम, एक्सप्लेन हाउ दिस हैज़ बीन अचीव्ड।
Section 10 bracket 1 under Section 10(1), any agriculture in India is fully exempt from income tax. But if agricultural income is from outside India, it is taxable, chargeable tax. As per entry number 82 of the Union List, central government has the power to levy income tax on income except agricultural income. Power to levy tax on agriculture has been given to the state government by entry number 40. बस इतना एक बार रीड कर लो. देखिए इसका मीनिंग, वी आर डिस्कसिंग कौन सी इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम. क्या लगता है आपको ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? देखिए ये टैक्सेबल है लेकिन ये एग्जम्प्ट है, तो इसकी पूरी बात अंडरस्टैंड करते हैं. टैक्सेबल है लेकिन एग्जम्प्ट है, वो ऐसा है कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो बात यह आई है कंट्री कैसे चलेगा, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके हिसाब से चलेगा. उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो बन के तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को. इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से. बन तो गया था 26 नवंबर को, बिल्कुल रेडी एकदम. तो उन्होंने लेकिन डेट ये सिलेक्ट की थी कि यहाँ से इसको लागू करेंगे 26 जनवरी से, ठीक है, 1950 से. तो इस कंट्री की हर बात इसमें लिखी हुई है. तो इसमें बात लिखने का जब बात आई तो बात ये रहा कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट है, इनकी अगर पावर अलग अलग नहीं की तो आपस में लड़ पड़ेंगे. तो वो कहेगा मेरी पावर, वो कहेगा मेरी पावर है. इसलिए कि पावर बिल्कुल अलग अलग कर दो. तो कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं. एक को बोलते हैं यूनियन, एक को स्टेट और एक को कॉन्करेंट. पता होगा आपको ये बात तो छोटी क्लास में. कॉन्करेंट, इसमें जो कुछ भी है वो पावर पार्लियामेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की. इसमें जो कुछ भी है स्टेट गवर्नमेंट की, और इसमें जो कुछ भी है दोनों कर मिलके काम करेंगे, कॉन्करेंट, ठीक है. तो इनकम टैक्स की जब बात आई तो उन्होंने कहा भी इनकम पे ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसको दे, दोनों को ही होनी चाहिए भाई, क्यों दोनों को पैसे चाहिए. तो उन्होंने ऐसा करो, कुछ इनकम पे तो तुम टैक्स लगा लो, कुछ इनकम पे तुम टैक्स लगा लो. ऐसा करते हैं 50-50 कर लेते हैं. आधी इनकम पे आप टैक्स लगा लो, आधी इनकम पे आप टैक्स लगा लो. अब 50-50 कैसे करें. जब इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया में हर कोई पर्सन एग्रीकल्चर करता था या फिर छोटी मोटी दुकान. ना तो चार्ट अकाउंटेंट थे, ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना आईटी प्रोफेशनल थे, ना बड़ी बड़ी कंपनीज थी, कुछ नहीं था. तो आधा आधा कैसे किया गया कि भी एग्रीकल्चर इनकम तो एक तरफ कर दो, बाकी सारी इनकम एक तरफ कर दो, हो गया आधा आधा. एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी सब पे कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. हो गया आधा आधा. तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, फिर टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सेंट्रल गवर्नमेंट का है. तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, एग्जम्प्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे टैक्स नहीं कर सकता. इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट है, रियलिटी में एग्जम्प्ट नहीं है. वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है. 50-50 है, आधे पे तुम लगा लो, आधा हम. तो 50-50 कैसे हुआ, एग्रीकल्चर पूरा इंडिया ही एग्रीकल्चर करता था या छोटी मोटी दुकानें, तो आधा आधा 50-50 कर दिया. टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि बिजनेस कंट्री में बढ़ते चले गए, कंपनी आती है, प्रोफेशनल आते चले गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो स्कोप बहुत बढ़ता चला गया, बहुत वाइड हो गया, और फार्मर की हालत ख़राब होती चली गई. और स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना ही बंद कर दिया कि फार्मर टैक्स कहाँ से देगा. वो आपने लगान मूवी देखी होगी, वो फार्मर बेचारा कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाएगा. तो इसलिए प्रैक्टिकली एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स आज की डेट में लगता. सेंट्रल गवर्नमेंट लगा नहीं सकती और स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, जबकि बाकी सब इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़बरदस्त अर्निंग इनकम टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट की ज़ीरो है. अभी हमने इतना पार्ट रीड किया, आगे बार रीड करके देखिए.
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सब इनकम पे कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे सिलेबस में किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हम क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट है। रियलिटी में एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगा दे, पर स्टेट गवर्नमेंट से कहाँ से लगाएं? जो फार्मर है बेचारा सबके लिए ग्रो कर रहा है और खुद भूखा मर रहा है। देखो हैरानी की बात, देखो द पर्सन हु इज ग्रोइंग फूड फॉर एवरीवन हिमसेल्फ इज डाइंग ऑफ हंगर। इतनी हालत ख़राब है फार्मर की। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों, ऐसी क्यों हालत ख़राब है? वही मैं आपको एक बार, एक आध 2-4 क्लास के बाद पूरा बता दूंगा कि फार्मर के साथ ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन इन जनरल मान के चलो फार्मर की हालत बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है मैं भी आपको 1-2 क्लास के बाद पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। फार्मर 1 साल आपको पता होगा धरने पे बैठे रहे, है ना, सर्दी में भी बैठे रहे, कोई ना कोई बात होगी ना। कोई बिना बात के बताओ कोई बाहर जाके सर्दी में बैठ जाएगा? वो जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगा ये काम तभी करेगा। तो मजबूर होके आए थे, इतने सारे थे, बैठे रहे वो साल भर, हिले नहीं वहाँ से। कोई ना कोई बात तो है ना। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा उसकी आगे चल के। अभी जो बात मैंने बताई उसको देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से लिखा गया है, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। हाउ इट इज़ मैंशनड, इसी पे देखिए, पेज 43 के बॉटम पे देखिए। पावर टू लेवी टैक्सेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सट्रैक्ट है। Constitution of India gives power to levy the and collect taxes, whether direct or indirect, to the central state government. The Parliament and state legislatures are empowered to make law on the matters enumerated in the 7th schedule, which contains 3 lists, which the Parliament and the state legislature have the authority to make law for the purpose of levy of taxes. The following are 3 lists. Union list. Parliament has still the power to make law on the matters contained in the union list. State list, the legislature of any state has the exclusive power to make law on the matters contained in the union list. Both parliament and state legislatures have the power to make law on the matters contained in the concurrent list. Income tax is most significant direct tax. Entry 82 of the union list of the Constitution of India has given the power to parliament to make law on income other than agricultural income. एक बार रीड करो, मैं और बताता हूँ आपको। देखिए जैसे यूनियन लिस्ट है, इसमें टोटल 97 टाइप की पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट है, इसमें लगभग 66 टाइप की पावर्स है। कॉन्करेंट है, इसमें लगभग 46 टाइप की पावर्स हैं। तो इसमें जो सीरियल नंबर 82 है वहाँ पे लिखा है आप इनकम टैक्स लगा सकते हो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। इसकी जो एंट्री नंबर 46 है उसमें लिखा है आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हो। तो सीरियल नंबर की बजाय हम इसको एंट्री बोलते हैं। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 46। सीरियल नंबर भी बोल दो, कोई बात नहीं, बोलते इसको एंट्री है। तो एग्जैक्टली अगर हमसे कोई पूछे जी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह रहे हो लिखा हुआ, बताना जरा कहाँ लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे जी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बैक पे टेबल है, शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल नंबर 7th शेड्यूल में 3 टेबल है। यूनियन लिस्ट जो है उसके सीरियल नंबर 82 पे लिखा हुआ है और स्टेट का टेबल एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे एग्जैक्टली आप बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा ये भी बता दूं मैं आपको भाई, ठीक है ये पावर आपकी है, तो ये इस लिस्ट की क्या ज़रूरत थी जब ये बंद हो गई। इस लिस्ट के अंदर अच्छे कामों की लिस्ट है। देखो एक पावर है आपकी कुछ लेने की और एक पावर है कुछ देने की। तो हर किसी को कौन सी पावर अच्छी लगती है? लेने वाली, देने वाली नहीं। तो उन्होंने कहा भाई लेने वाली तो तुम दोनों अलग अलग कर लो, फिर दोनों लड़ पड़ोगे, मैं लूँगा, और देने वाली में आ जाओ, दोनों आ जाओ। दो कैसे? एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट से हम अरेंजमेंट करेंगे, एजुकेशन सेंटर से हम करेंगे, तो लॉ मेकर से दोनों करो ना। तुम स्टेट के एजुकेशन बोर्ड बनाओ और तुम सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE बनाओ। तो CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पावर लेके बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल बोर्ड बना दिए।
स्कूल बोर्ड में हर एक स्टेट का लेवल अलग अलग होगा, सीबीएसई का पूरे कंट्री का लेवल सेम होगा। उसके बाद बात करें आईआईटीज़ की, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम भी बनाओ, टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और स्टेट तुम भी बना लो, अपनी अपनी बना लो। ऐसे हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाओ पूरी कंट्री में, तुम अपने अपने स्टेट के बनाओ। तो जहाँ देने की बात है दोनों को अलाउड है, लेने की बात है अपना अपना। तुम इनकम टैक्स अपना लेना, तुम अपना देना, वरना दोनों लड़ पड़ोगे। तो कॉन्करेंट का मतलब है आ जाओ, देना चाह रहे हो दो, दोनों दो, तुम भी करो तुम भी करो। इलेक्ट्रिसिटी स्टेट गवर्नमेंट तुम अपना इंतजाम कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम भी करेंगे कुछ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी कमी ना हो। किसी स्टेट को ज़रूरत है तो हमसे खरीद लेना, बस हम दे देंगे आपको, या कुछ फ्री में दे देंगे, कोई बात, ये सिस्टम है। तो यहाँ तक पहले आप डाउट बोलिए, ठीक है? इतना पार्ट क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए। अब इसमें आगे देखिए, पेज नंबर 43 पे वापस आइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ के आगे देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियल नेगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अंडर द क्वेश्चन द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट इन द स्टेट्स, आवर पार्लियामेंट हैज आल्सो लेवी टैक्स ऑन सच इनकम। Explain how this has been achieved. If any person has agricultural income as well as non-agricultural income, his tax liability should be in the manner given below. Compute tax on total of agricultural income and non-agricultural income, considering it to be total income of the assessee. Compute tax on exemption limit 3 lakh and agricultural income considering it to be total income. Deduct tax computed under step 2 from step 1. Apply surcharge if any and allow rebate if any. HEC. बस 3 स्टेप रीड कर लो, इसका फिर मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। अब देखो, इन 3 स्टेप्स का मीनिंग हम एग्जांपल से समझेंगे। एक क्लाइंट आपके पास आता है, द क्लाइंट सेज हाउस प्रॉपर्टी एडमी इनकम है मेरी 3 लाख, ठीक है, या हाउस प्रॉपर्टी में कर देता हूँ 7 लाख, और मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख। क्या आप मेरा टैक्स निकाल सकते हैं? कितना बनेगा? तो सी सेड यस, बिल्कुल, लाओ भी निकालते हैं। फर्स्ट 3 लाख नील, 4 लाख का 5% 20,000, रिबेट 87A 20,000, टैक्स लायबिलिटी नील, एग्रीकल्चरल इनकम तो वैसे एग्जम्प्ट है, फिनिश। ठीक है, या गलत है? ऐसे होना चाहिए, बट सेंट्रल क्वेश्चन ये ऐसे नहीं होगा। तो हमने कहा फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा जो 3 स्टेप हमने लिखे हैं ये ऐसे निकलेगा। अब उस स्टेप में क्या लिखा हुआ है? पहला स्टेप कह रहा है नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दोनों को मिला लो, मिला के टैक्स निकालो। 10 लाख पे बताओ कितना आएगा? कितना? 50, करेक्ट। अगले स्टेप में क्या करो, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख स्लैब में है, प्लस एग्रीकल्चर ले लो और दोनों का टैक्स निकाल लो। कितना आएगा? 15,000, ठीक है। बैलेंस निकाल लो 35,000। अब इसमें से रिबेट लेस कर दो 87A का, कितना बनेगा? 25,000 और 10,000। इस पे लगा दो HEC 10,400, ये टैक्स आएगा। तो कॉमन मैन कह रहा है ये समझ में ही नहीं आया, ये आपने किया क्या है, ये आ कैसे गया? टैक्स तो है ही नहीं, ये तो आपने एग्रीकल्चर इनकम लगता टैक्स कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं टैक्स करी, हमने एग्रीकल्चर नहीं टैक्स की, फिर भी टैक्स इतना है। तो कह रहे हमने भी नहीं की तो हमारा नहीं ला रहा, तुमने भी नहीं की तुम्हारा इतना रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हो? कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, गड़बड़ क्या कर रहे हैं। इसमें ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करने से देखो क्या हो जाता है, वो हो ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से देखो 7 लाख तो आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, देखो ये तो टैक्स होनी है। 3 लाख है एग्रीकल्चर की, ये एग्रीड टैक्स नहीं होगी, हम करेंगे भी नहीं, हम तो एक बार वैसे ही ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो। अब ये बन गई 10 लाख। अब गवर्नमेंट से देखो 3 लाख तो सभी का एग्जम्प्ट होता है, आपका भी एग्जम्प्ट कर दिया।
3 लाख जो हमने एग्रीकल्चर बीच में लिया था, चलिए वो भी एग्जम्प्ट कर दिया। बचा 4 लाख, अब ये टैक्सेबल है। बचे 4 लाख में 1 लाख पे रेट क्या लगेगा? 5%। कितना? 5,000, करेक्ट। उसके बाद कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख पे लगेगा 10%, कितना बना? 30,000। टोटल कितना बना? 35,000। इसमें से 25,000 का आपका रिबेट है, लेस कर दिया, आ गया 10,000। HEC लगाओ 400, आ गया 10,400। मिला के देखो 10,400 आ गया। हमने एग्रीकल्चर को कहाँ टैक्स किया? हमने तो किया ही नहीं। देखिए इस बात को दोबारा, सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में कुछ हेराफेरी कर रही है। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे इसमें गड़बड़ क्या, हमें समझ में आ गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कुछ भी गड़बड़ नहीं करे भाई, हम तो ईमानदारी से टैक्स निकाले। तो मैं उसको सबको दोबारा लिखता हूँ कि 10,400 सेंट्रल गवर्नमेंट सेज हमने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं किया, हम कह रहे हैं किया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है ये दोबारा लिख रहा हूँ साफ साफ, आप समझना गवर्नमेंट क्या कह रही है। देखो अब इसको दोबारा समझ लो आप। गवर्नमेंट सेज आपका हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 7 लाख, ये तो टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम कितना? 3 लाख, ये एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट ही रहेगा। हम टेम्परेरी एक बार ऐड करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। तो हमने कहा ठीक है एक बार ऐड करना आप कर लो। तो उन्होंने कहा देखो 3 लाख का तो स्लैब में सभी को एग्जम्पशन मिलता है, हमने आपका एग्जम्प्ट कर दिया। 10 में से 3 तो आपका ये माफ़ कर दिया है। और 3 हमने गलत ऐड किया था ना, ये गलत ऐड किया था, लाइए इसको भी छोड़ते हैं। 3 लाख रुपया और एग्जम्प्ट कर दिया। तो देखो जो ऐड किया वो लेस किया, न्यूट्रलाइज हो गया। जो बाकी बचा वो तो टैक्सेबल है। बाकी कितना बचा? 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख, वो टैक्सेबल है। तो अगला 1 लाख का रेट क्या लगेगा? 5%, 5,000। अगला 3 लाख का रेट क्या लगेगा? 10%, 30,000, 35,000। एंड कौन से हम रिबेट भी आपको मना नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपकी खाली इतनी इनकम लेते तो आपका रिबेट बनता, दे रहे हैं हम, आपको मना नहीं कर रहे। तो रिबेट भी आप ले लो। 10,000 बना, HEC लगाओ 400 और 10,400। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बताओ हमने एग्रीकल्चर कहाँ टैक्स किया? हमने तो किया नहीं। तो आप बताओ किया कि नहीं किया? कहाँ किया? देख लो ये लेस करके दिया, टैक्स नहीं किया, कुछ गड़बड़ की है, हेरा फेरी की है, चोरी नहीं की। अब क्या हेरा फेरी किया? लेट्स अंडरस्टैंड। तो दिस एसएससी वेंट टू द चार्ट अकाउंटेंट अगेन कि जी आपने तो मुझे निकाला था टैक्स, मेरा नील बता रहे थे आप तो मेरा टैक्स नील बता रहे थे, ठीक है, ये रहा नील। और गवर्नमेंट कह रही है 10,400 और गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स नहीं किया। तो सीए सेड देखो आप ऐसा करो, आप दोबारा जाओ गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बोलना मैं आपके तरीके से ही निकालूंगा और देखना फिर नील लाएगा। तो उन्होंने कहा आप क्या करना, गवर्नमेंट को बोलना 7 लाख तुमने लिखा, 7 लाख हमने लिखा, 3 लाख तुमने लिखा, 3 लाख हमने लिखा, तुमने टोटल किया 10 लाख, हमने टोटल किया 10 लाख। आपने 3 लाख रुपये एग्जम्प्ट किया, स्लैब रेट का तो सबका होता है। उसके बाद जो आप 3 लाख एग्जम्प्ट करे हो ना, मेरा मत करो, आप टैक्स कर लो, यानी 4 लाख तक आगे टैक्स कर लो। 5% के रेट पे कितना बना? 20,000। अब जो 3 लाख बचा ये एग्रीकल्चरल इनकम छोड़ के मेरा एग्जम्प्ट कर दो, और देखो टैक्स वही आ गया 20,000 और रिबेट 20,000 और टैक्स नील। तो अब आप समझ गए इसमें क्या गड़बड़ है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको ऐड करके इसको लोअर रेट वाली इनकम बना देती है, बॉटम पे लगा देती है 5% वाली, और बाकी इनकम को टॉप पे लगा देती है 10% वाली। तो हो ये रहा है कि 3 लाख को टैक्स नहीं कर रहे, ये 5% की बजाय 10% पे टैक्स हो रहा है। तो इनकम एक बार ऐड करने से टोटल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, हायर स्लैब में चली जाएगी। तो सिर्फ गवर्नमेंट ये कर रही है कि इसको एक बार ऐड करके इसका रेट बढ़ा देती है, और टॉप क्लास वाली को तो बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर, कम रेट वाली को बोल रहे हैं एग्रीकल्चर। जबकि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया कम रेट वाली को आप टैक्स कर लो, ज़्यादा रेट वाली को एग्रीकल्चर मान के छोड़ दो तो टैक्स नहीं आएगा। लेकिन करना हमें ये पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने किया है। इसका नाम है पार्शियल इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट से हम दोनों को एक बार इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेरी, बाद में हटा देंगे।
तो गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया हुआ पार्शियल इंटीग्रेशन, और पब्लिक और एक्सपर्ट इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कितना गलत कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप टैक्स कर रहे हो, बट गवर्नमेंट सेज नो। उन्होंने कहा इसका ऐसा टेक्निकल नेम दे दो जो जनरल पब्लिक को समझ में ही ना आए। पार्शियल इंटीग्रेशन आदि तो ये समझेंगे, वो मैथ वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा कुछ इसके अंदर, समझ ही नहीं आएगा। और ये तो क्योंकि आप तो क्लास में स्टडी करें तो आपको समझ में आ रही है बात। आप बताओ कॉमन मैन को समझ में आएगा, फार्मर को कभी समझ में ना आए, क्योंकि हमें समझने में अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो जाके पूरी बात समझ में आएगी। अभी तो मैंने जस्ट आपको दिखाया कि मैं 2-3 क्वेश्चन कम से कम के हाथ से निकलेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। अब आप बताओ गवर्नमेंट गलत कर रही है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ भी करे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि जी हमारे साथ गलत हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इधर कोर्ट में आओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई कोर्ट में जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट है गवर्नमेंट का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके नीचे उसके हेल्पर होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मान लो 2 अलग अलग कोर्ट बुला लें तो दोनों कोर्ट में सेम वकील कैसे जाएगा, उसके अंडर कौन होंगे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे आपने तुषार मेहता का नाम सुना हो या हरीश साल्वे का सुना, हरीश साल्वे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। तो ये जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेन करेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेन ये करेगा जी हमने तो टैक्स नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में लास्ट कि क्यों आप ये क्यों कर रहे हो, आप इसको जस्टिफाई करो। तो गवर्नमेंट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिफाई कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे लगाओ। अब वो क्या आर्ग्यूमेंट हुए, कैसे जस्टिफाई किया, मैं अभी बता दूँ आपको। एक बार पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लें, एग्रीकल्चर नॉलेज जो मिला के कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट क्यों कन्विंस हो गया। देखो सुप्रीम कोर्ट की जनरल टेंडेंसी क्या है, गवर्नमेंट के साथ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्या लगता है आपको जनरल टेंडेंसी क्या है? क्या इन जनरल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के साथ रहता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहता है? अगेंस्ट रहता है, हमेशा अगेंस्ट रहता है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कारण बताऊं क्या है? देखो मैं बताता हूँ कारण क्या है, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के बनाए लॉ को पब्लिक में इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। जैसे इनकम टैक्स लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, पब्लिक पे कौन लगाएगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये लगाएंगे एग्जीक्यूटिव, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब है। और अगर ये लॉ गलत बन गया है वहाँ पे, अगर ये लॉ गलत बन गया वहाँ पे, तो जो जनरल पब्लिक है वो बेचारी आंसू बहाएगी। ना तो आईएएस ऑफिसर सुनता, ना आईपीएस ऑफिसर सुनता। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, उनको क्या करें, कहाँ जाएं हम? आप बताओ, सीएस शूट ने कोई गलत लॉ बना दिया आपके लिए और ये कह दिया ये आज के बाद जो है ना, अगर आपके मार्क्स कम आए आप कॉपी निकलवाओगे, आंसर शीट नहीं देते हम आपको, जाओ। तो बताओ कहाँ जाओगे? तो सारी जनरल पब्लिक को बचाने वाला कौन है? जुडिशरी, कोर्ट है। तो कोर्ट सेज टू द एंटायर पब्लिक नीड नॉट वरी, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, 1 मिनट लगाएंगे या बुला लेंगे, तुम्हारे सामने झाड़ेंगे इनको। और अगर हम भी इनके साथ मिल गए तो जनरल पब्लिक तो गई, तुम्हें तो कोई सुनता ही नहीं है, सारे मिल गए आपस में। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा बिग सपोर्ट टू द पब्लिक, डोंट वरी, आप मान के चलो पब्लिक हम तुम्हारे साथ हैं। इनके पास तो पावर है, ये तो तुम्हें परेशान करेंगे, इनसे ज़्यादा पावर हमारे पास है। हमने मना कर दिया था। अगर इन्होंने लॉ तो ठीक बनाया है लेकिन इन्होंने गलत ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया, लॉ तो सही है, तो इनके अगेंस्ट आ जाना, इनको बुला लेंगे, आईएएस ऑफिसर को कोर्ट में खड़ा कर देंगे, आईपीएस को कोर्ट में खड़ा कर देंगे, और इन्होंने लॉ गलत बना दिया, आ जाना, फिर इनको बुला लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज विद द पब्लिक, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द पार्लियामेंट। इनकी डायरेक्ट फाइटिंग हमेशा चलती है। सुप्रीम कोर्ट से हम तो आए इसलिए हैं कि तुम्हारी मनमानी नहीं करने देंगे हम, ठीक है। अब ये मैटर गया कोर्ट में, तो देखो उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिए, मैं आपको बताया था।
देखो एक फार्मर, अच्छा इसमें एक स्टेप और बताता हूँ मैं आपको। सपोज मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है 20 लाख और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख। तो ये जो सिस्टम मैंने अभी आपको दिखाया था, जरा मैं इससे टैक्स निकाल के दिखाता हूँ कितना टैक्स आएगा। पहले स्टेप में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को मिला लो, 21 लाख का टैक्स निकाल लो, ठीक है। दूसरे स्टेप में जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो ले लो और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम ले लो, इसका टैक्स निकाल लो। तो टैक्स आएगा क्या? नेगेटिव आ जाएगा। वो बंदा गया गवर्नमेंट को, लाओ तुम ही निकालो टैक्स, देखो नेगेटिव आ गया। तो ये जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है ये तब तक काम नहीं करता जब तक कि नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा ना हो। ये गवर्नमेंट की हेराफेरी तभी काम करेगी कब? जब नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। अगर नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट तक है या कम है तो ये सिस्टम नहीं लगता। उसे लगा के क्या करेंगे, ये तो नेगेटिव आ जाएगा तो हमें सी टैक्स मांगने आ जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? इस सिस्टम से जब तक कि नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा ना हो तब तक टैक्स नहीं आएगा, और अगर ये सिस्टम लगा दिया तो नेगेटिव आएगा। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है जब आपकी नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जाती है ये सिस्टम तभी लगाना। जो स्टेप अभी मैंने वो रीड नहीं करवाया, मैं करवाऊंगा बाद में, पहले बात को आप समझो, करेक्ट। अब ये बताइए, ये फार्मर है, तो क्या इस फार्मर को इस सिस्टम से, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से क्या कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, क्या इस फार्मर का टैक्स आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो क्या इस फार्मर को कोई प्रॉब्लम है इस सिस्टम से? बिल्कुल नहीं है। तो गवर्नमेंट के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि सर आप किसी फार्मर को बुला लो, किसी फार्मर को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फार्मर की इन जनरल अदर इनकम होती ही नहीं है। 1 लाख क्या, आप इन जनरल फार्मर से पूछ के देख लो, वो कहेगा अदर इनकम कौन सी, मेरी कोई इनकम नहीं है। ये तो 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, उसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि सर इस कंट्री के किसी फार्मर को बुला लो, किसी को इतराज़ नहीं है। तो ये इतराज़ फिर किसको है, कौन चलाया सुप्रीम कोर्ट में? अब देखो इसकी हेराफेरी दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे पब्लिक मिसयूज़ करती है। गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा है। आप बताओ, मैं क्या फार्मर हूँ? मैं तो भाई यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली ज़बरदस्ती। उस एग्रीकल्चरल लैंड से मेरी इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिएगा 2 लाख, और कोचिंग से इनकम आ रही है 50 लाख। तो मैंने क्या हेराफेरी की, इसको तो कर दिया 30 लाख और 20 लाख इधर बढ़ा के बता दिया 22 लाख। मैंने कहा ये मेरे देखो एग्रीकल्चर लैंड की इनकम है, एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर इनकम कितनी आई उसका अकाउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो बताइए मैं गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ टैक्स से बचने के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम इनको पकड़ रहे हैं, इन पे लगाएंगे पार्शियल इंडिकेशन, तो इनका टैक्स स्लाइटली ज़्यादा आएगा। यानी ये सिस्टम इस कंट्री में जो गवर्नमेंट इस साथ चीटिंग कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। जो इनोसेंट फार्मर है हम उसको कुछ नहीं कह रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सीलेंट, ये बात तो बिल्कुल सही है, फार्मर की इन जनरल और इनकम होती नहीं। जो भी कहेगा ना मेरी और इनकम है, झूठ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ज़बरदस्ती का फार्मर बना हुआ है और अपनी इनकम दिखा के और टैक्स बचाना चाह रहा है। इसलिए कोर्ट ने इसको ओके कर दिया। अब ये सिस्टम सही चला रहा है। तो यानी ये यहाँ तक का पार्ट का, पहले मैं आपको एक आध बुक से एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतनी बात पहले समझ लेना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ बुक में, आपको कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्वेश्चन करेंगे। देखो पेज नंबर 44 पे आओ। इलस्ट्रेशन 11 में आओ, 11 का फर्स्ट पार्ट में आओ। ये वही है 7 लाख 3 लाख जो मैंने दिखाया था, इसका एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन देख लो कैसे करना है। सॉल्यूशन में आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखना 7 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख, डिडक्शन है नहीं, टोटल इनकम। अब देखो एक मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप कहीं 3 लाख इसमें ऐड मत कर देना। ऐड करने से टोटल इनकम 10 लाख बन जाएगी, फिर रिबेट चला जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में ऐड नहीं करना है, इसको टोटल इनकम के बाद अलग से दिखाना है, और रिबेट और सरचार्ज के लिए जो 7 लाख की इनकम है इस फिगर को देखना है। अब आगे सॉल्यूशन में आ जाओ। स्टेप नंबर 1 लिखना, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को स्लैब रेट पे टैक्स निकाल लेना। दूसरे स्टेप में एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर का टैक्स निकाल लेना। तीसरे स्टेप में दोनों का डिफरेंस ले लेना।
चौथे स्टेप में अगर सरचार्ज हो तो लगा देना, अगर रिबेट हो तो दे देना, फिर जो इनकम आएगी उस पर HEC लगा लेना। ये इसका प्रोसीजर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। एक बार दोबारा देख लो। एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में ऐड मत करना, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। पहले इसको देख लो। इसके आगे दूसरा इलस्ट्रेशन देखो। दूसरे में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10 लाख, एग्रीकल्चर 3 लाख। फिर ये ध्यान रखना 3 लाख को ऐड मत करना। अब की बार क्योंकि टोटल इनकम 10 लाख है तो अब की बार रिबेट मत देना। तो आप 10+3 पे टैक्स निकालो, 3+3 पे टैक्स निकालो, डिफरेंस ले लो, HEC लगा दो। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखो। अब की बार हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 15 लाख है, एग्रीकल्चर वही 3 लाख है। सेम प्रोसीजर फिर आ जाएगा। अगला स्टेप देखो। अब की बार हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 2 लाख है। जब तक नॉर्मल इनकम 3 लाख से ज़्यादा ना हो तब तक आपको पार्शियल इंडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर करोगे तो या तो वो नेगेटिव आएगा या नील आएगा। इस केस में कोई पार्शियल इंडिकेशन नहीं लगेगी अगर नॉर्मल इनकम अप टू एग्जम्पशन लिमिट है। बस इतना एक बार देख लो। पहले इसमें से इसी टाइप का पहले क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो सॉल्व कर लेना, फिर डाउट चेकअप करेंगे। यहाँ तक एक बार देख लो। लिखाऊं क्वेश्चन? अब एक बार सॉल्व करके देख लो, क्योंकि सॉल्व करके ही बात समझ में आएगी। ऐसे बोलने से उतना समझ में नहीं आता। जैसे तो क्वेश्चन करोगे पूरी बात समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा ये सिस्टम है। Mr. X says income of house property rupees 7 lakh, agricultural income rupees 5 lakh. कंप्यूट इनकम एंड टैक्स। बुक ओपन कर लेना, बिल्कुल मिला के सेम प्रेजेंटेशन सॉल्व कर लो। बुक ओपन कर लेना, मिला के सॉल्व। एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में ऐड नहीं करना है। टोटल इनकम दिखाना, एग्रीकल्चरल इनकम नीचे अलग से दिखा देना, ऐड नहीं करना। वो टैक्स निकालते हुए ऐड करना है। पार्शियल इंडिकेशन में टैक्स निकालते हुए करना, इनकम निकालते हुए नहीं। दोनों बातें अलग अलग है।
लाख 5 लाख भाई 3 लाख और 5 लाख हाँ कैलकुलेशन हाई प्लीज, अब आप पूछिए डाउट्स। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक बार उसको ऐड कर देते हैं, उससे टोटल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। टैक्स निकालते हुए तो ऐड करते हैं ना, टोटल इनकम ही नहीं करते, टैक्स निकालते हुए तो ऐड कर देते हैं, उससे वो हायर स्लैब रेट पे चला जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम को बॉटम पे लगा लेंगे, कम रेट वाली। तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टैक्स रेट, टैक्स स्लाइटली ज़्यादा आ जाता है। जो फार्मर होता है उसकी मान के चलो इन जनरल कोई इनकम नहीं होती है, अगर होगी भी तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 लाख तक अगर इनकम है तो ये पार्शियल डिक्लेरेशन होता ही नहीं है, करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा टैक्स। तो उससे फार्मर को कहाँ प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जो मैनिपुलेट करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। हर बंदा जिसकी कोई इनकम है, थोड़ी एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेगा, एक्चुअल इनकम 2 लाख आ रही है, बताएगा 50 लाख। और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जैक्ट कितनी है इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर जितनी इनकम होती है उससे हम कहीं ज़्यादा बता देते हैं। जिसमें नोट बैन हुए थे ना, लोगों ने क्या किया, जिनके पास एग्रीकल्चरल इनकम थी, घर से ला करके सारे के सारे नोट उठा के बैंक में जमा कर दिए। इनकम डिपार्टमेंट में कहाँ से आए? एग्रीकल्चरल इनकम है जी, घर में रखी हुई थी। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, फार्मर से बात कर ली, भाई देख तू फार्मर है, तो एक काम कर, तेरे अकाउंट में पैसा मैं डलवा देता हूँ, तेरे से कोई पूछे कह दियो एग्रीकल्चर इनकम है, बाद में निकाल के मुझे दे दियो। बहुत हेरा फेरी हुई थी, इसका बहुत मिस यूज हुआ था। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से भाई जो हेरा फेरी कर रहे हैं उनको तो रोके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम पब्लिक के साथ है। पब्लिक के साथ का मतलब ये नहीं कि पब्लिक गवर्नमेंट के साथ चीटिंग स्टार्ट कर दे, ऐसे नहीं। हम पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ है। एग्जीक्यूटिव तुम्हें परेशान करे, लेजिस्लेचर तुम्हें परेशान करे, कम टू द जुडिशरी, जुडिशरी विल प्रोटेक्ट यू। तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पब्लिक की फेवर में होते हैं, जहाँ उनको लगता है जुडिशरी गलत कर रही है। या आपको पता है जजेस जो है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इतनी बुरी तरह से झाड़ते हैं कोर्ट के अंदर। जो वो राजेंद्र नगर में नहीं, एक 2-3 स्टूडेंट की डेथ हो गई थी आईएएस वालों की, वो पानी बेसमेंट में चला गया था, तो वहाँ का एसएचओ कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने बुलाया, और एमसीडी का इंजीनियर चला गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने झाड़ करके दोनों को भगा दिया, क्या तुम दोनों यहाँ से जाओ, तुम एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ भेजो, तुम कहाँ से आगे बीच में, कमिश्नर आराम से बैठा हुआ, हम कमिश्नर से बात करेंगे, तुमसे क्या बात करेंगे। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को भेजो यहाँ, दोनों को बाहर बिठा दिया, कि बैठे रहो वहाँ, 2 घंटे बाहर इंतजार करवाया।
तब बुलाया, कह रहे लंच के बाद बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। और लंच के बाद बुला के अच्छी खासी झाड़ धराई इनको कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा, सारी दिल्ली को बर्बाद करोगे, तुमने जो है इसको आग के ढेर पे बिठा रखा, दिल्ली को मारोगे सब लोगों को। तो ये काम है। तो देखो पब्लिक को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई, जो लोग हम पे पूरा साल रोब मारते हैं, कभी कभी उन पे भी कोई रोब मारता है। तो वो जिनके साथ ये हुआ, जिन स्टूडेंट को बता बेसमेंट में बिठा के पढ़ा रहे हैं, पता नहीं 50 स्टूडेंट थे कि कितने, बेसमेंट में सांस भी नहीं आता। तो बेसमेंट में बिठाना तो किसी को गलत बात है, नहीं जब उनको ये लगाया, सब कुछ मीडिया ने कवर किया, तो फिर स्टूडेंट को लगा हाँ भाई हमारी भी कोई सुनने वाला है, देखो इनकी क्या हालत की है। अभी तो 10-10 करोड़ का कंपनसेशन दिलवाएंगे उनके पेरेंट्स को कम से कम। वो बेटा पता नहीं कितनी अर्निंग करता, क्या पता कितनी अर्निंग करता। तो डिसाइड होगा हैवी अमाउंट्स, शायद कोर्ट 10-10 करोड़ रुपए का पेमेंट उनको कहे कि दो, इनके पेरेंट्स को दो। एनीवे मतलब आप सिस्टम समझ गए ना, ये बना। तो डाउट लिखो यहाँ तक, एक क्वेश्चन और लिखो, एक दो और कर लो ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, फिर आगे इसको और बढ़ाएंगे। मिस्टर एक्स says income under the head hospital is 6 lakh. Agricultural income rupees 20 lakh. एक और ले लो, मिस्टर वाई हैज हाउस फॉर एड की इनकम 6 लाख है, एग्रीकल्चर 20 लाख है। एग्रीकल्चर ये 20 लाख है। वाइज इनकम हाउस फॉर 60 लाख, 60। एग्रीकल्चरल इनकम रुपीज़ 5 लाख, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, दोनों में निकाल लो। सरचार्ज या रिबेट कब लगाना, जब फर्स्ट स्टेप की इनकम से दूसरे स्टेप की इनकम को माइनस कर दोगे तो सरचार्ज रिबेट उसके बाद लगेगा। पहले स्टेप में सरचार्ज रिबेट नहीं आएगा, सेकंड स्टेप में सरचार्ज रिबेट नहीं आएगा, थर्ड स्टेप के बाद सरचार्ज रिबेट आएगा। ठीक है, कर दो। क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो, आंसर मिला भी सकते हो, मिला के डिस्कस करके बुक का प्रेजेंटेशन भी देख के सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यू कैन वेरी वेल डिस्कस विद ईच अदर एंड यू कैन कंपेयर योर सॉल्यूशंस, प्रेजेंटेशंस।
हाँ प्लीज़ अब बताइए डाउट्स यहाँ तक। सरचार्ज जो है डिफरेंस लेने के बाद लगाना है। स्टेप 1 में सरचार्ज नहीं लगाना, स्टेप 2 में नहीं लगाना, स्टेप 3 डिफरेंस के बाद लगेगा सरचार्ज या रिबेट जो भी है। ठीक है, अब डाउट पूछिए यहाँ तक। इतना पार्ट रिपीट कर दूँ। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, वो पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों में डिवाइड कर दिया, 50-50 कर दिया, आधे पे तुम लगा लो, आधे पे तुम लगा लो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है, बिकॉज फार्मर की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए लगाती नहीं है। इससे स्टेट्स को इनकम टैक्स के नाम पे कुछ नहीं मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत मिलता है। लगभग 20 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 20 लाख करोड़। पूरे दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ का है, यानी पूरे दिल्ली का पूरे साल का जितना खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स 20 गुना ज़्यादा तो खाली इनकम टैक्स आता है, और इतना ही जीएसटी आता है। ह्यूज फंड्स आर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना नहीं आता। ठीक है, अब फार्मर की हालत क्यों ख़राब है, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। देखो, अगर मैं एक फैक्ट्री लगा लेता हूँ, प्रोडक्शन मैंने किया, सेल करूँगा, थोड़ी बहुत कम सेल हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा। फार्मर की फसल है, अगर टाइम पे बरसात नहीं हुई या बरसात ज़्यादा होगी, दोनों तरह से वो बर्बाद हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। तो फार्मर का सब कुछ नेचर पे डिपेंड करता है। एक फैक्ट्री जिसने लगा ली, बिजनेस जिसका है, वो नेचर पे डिपेंड करता है, ज़्यादा नहीं। फार्मर 100% उस पर डिपेंड करता है, और फार्मर की अगर बरसात ज़्यादा होगी या नहीं हुई तो फसल पूरी बर्बाद है। लेट्स से कुछ नहीं हुआ, सब सही है, तो वो फसल को मैं मार्केट में लेके आया बेचने के लिए। तो एक तो फार्मर फसल लेके आया बेचने के लिए, गेहूं की फसल, और एक कंपनी ये एसी लेके आई मार्केट के अंदर। फार्मर की फसल को देखते मंदाया लगा लेंगे इसमें कितना खर्चा पड़ा होगा। उसने कहा 3,000 रुपये क्विंटल, हम कहेंगे क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी एफर्ट्स जो मटेरियल है इसमें 1,000 रुपये का भी नहीं है। लेकिन ये एसी वाले ने 20,000 में एसी बनाया और ये 50,000 रुपये कह रहा है, हमें कुछ नहीं पता है कितने में बना है। करेक्ट और नॉट? तो कहने का मतलब है बिजनेस के अंदर हेरा फेरी का बहुत स्कोप है। बिकॉज मान लो ये मैं माइक खरीदा, मुझे क्या पता 1,000 का बना के 2,000, उसने कहा जी 50,000 का, तो मैंने कह दिया तो भाई 50,000 का है। कितना प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट। फार्मर नहीं ले सकता, फार्मर का विजिबल है, तो सब कुछ ठीक रहे तो प्रॉफिट नहीं ले सकता, और कुछ ख़राब हो जाए, क्लेमिटी, नेचुरल क्लेमिटी, तो बर्बाद हो गया। तो फार्मर के पास कोई स्कोप नहीं है। जबकि आप कंपनीज देखिएगा, इंडियन टोबैको कंपनी 20,000 करोड़ की इनकम है। कैसे है भाई? जो सिगरेट 5 रुपये कॉस्ट करती है, उस सिगरेट को 100 रुपये में या 10 रुपये में या 50 रुपये में बेचेंगे, खरीदने वाले को नहीं पता है सिगरेट कितने की बनती है, ले लो प्रॉफिट। आईटी कंपनी है इन्फोसिस, विप्रो, वो सॉफ्टवेयर बनाने में कितना खर्चा आया, क्या पता कितना आया, जो मर्जी मांग लो दे देंगे। इसलिए फार्मर की हालत बेचारी खराब है। तो गवर्नमेंट से फार्मर को हमें ही हेल्प करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। चलो हेल्प ना करे, कम से कम बेचारे से टैक्स तो ना मांगो। तो दिस इज़ द हिंट। अब इसमें और एक फैक्टर है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे गेहूं की फसल है, आपको पता है साल में कब आती है गेहूं की फसल? कौन से महीने में आती है गेहूं की फसल? अप्रैल एंड मई, अगला महीना आ रहा है अप्रैल एंड मई, पूरे साल में एक बार आती है। तो सप्लाई जो है पूरे साल में एक बार आती है, तो अप्रैल मई में इतनी सप्लाई आती है कि पूरा साल का काम चला देती है। तो अगर आपको पता है इकोनॉमिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डिमांड कांस्टेंट हो तो प्राइस, डिमांड कांस्टेंट, ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो रेट डाउन के अप, रेट डाउन के अप, डाउन। तो जो फार्मर बेचारा लेके आएगा फसल, सारे फार्मर ले आएंगे पूरे इंडिया के, तो रेट जो अच्छा वाला 3,000 रुपये क्विंटल था वो 1,500 रुपये क्विंटल आ जाएगा। वो फार्मर बेचारा रोएगा, ये क्या हो गया, कल तक तो 3,000 रुपये क्विंटल था, जब मैं फसल लेके आया तो आधा रह गया, 1,500 रुपये क्विंटल रह गया। तो ये फार्मर की और मुसीबत है, क्योंकि सारे साल में एक बार सप्लाई आती है, सारे फार्मर ले आते हैं, पूरे इंडिया के अंदर फ्लड आ जाता है वीट का, एंड रेट डाउन। डिमांड तो उतनी है, खाएंगे तो उतना ही, सॉरी में सस्ता मिल रहा है तो 15-20 रोटियां खा लो, सस्ता मिल रहा है, उतनी खाएगा। तो ये मैंने 2-3 फैक्टर आपको बताया, सारे फैक्टर अगेंस्ट फार्मर है।
भगवान भी फार्मर के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट भी फार्मर के अगेंस्ट है, सर्कमस्टांस भी फार्मर के अगेंस्ट है, एवरीथिंग इज अगेंस्ट फार्मर एंड ही इज डूइंग ए एक्सीलेंट वर्क, सबके लिए खाना बना रहा है, ग्रो कर रहा है फूड, फिर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसमें फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा काम करते हैं भाई, देखो 3,000 रुपये क्विंटल था, 1,500 रह गया, फार्मर डोंट वरी, हम खरीद लेंगे, बस हम 2,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद लेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, MSP। गवर्नमेंट कंसेप्ट लेके आई किसका, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि फार्मर तुम 1,500 रुपये क्विंटल में मत बेचना, हमने तुझे बता दिया 2,500 रुपये क्विंटल में हम खरीद लेंगे, हम फिक्स कर देंगे, इससे कम नहीं। तो जो फार्मर एक साल बैठे रहे, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ये सिस्टम स्क्रैप करेंगे, हम नहीं खरीदते भाई, हमारा काम थोड़ा है। तो फार्मर ने कहा मैं तो बिल्कुल ही मारा जाऊंगा भाई, अभी तो 2,500 रुपये मिल रहा है, 1,500 रुपये, और बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे वो खरीदेंगे, वो तो और बार्गेनिंग करेंगे, तो हमें नहीं पता भाई, ये ख़त्म मत करना। गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम ख़त्म करेंगे, इसलिए साल भर वो धरना दे के बैठे रहे। फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं ख़त्म करेंगे, तो फार्मर ने कहा ऐसे नहीं, लिख के एग्रीमेंट करो। गवर्नमेंट ने कहा लिख के एग्रीमेंट हम नहीं करते, बस कह दिया तुम्हें नहीं करेंगे। तो अभी भी डिस्प्यूट इस बात का चल रहा है, फार्मर कह रहे लिख के करो, गवर्नमेंट कह रही लिख के हम नहीं करते, तो फार्मर कह रहे कल को फिर बदल जाओगे। तो अभी जो डिस्प्यूट चला आ रहा है वो ये है, फार्मर वांट रिटर्न गारंटी, जैसे भी वांट ए रिटर्न गारंटी, मुझसे रिटर्न गारंटी हम नहीं देंगे। तो देखो आप कितनी हालत ख़राब है, इनकम टैक्स तो कहाँ दे देंगे ये, इनको ये नहीं पता हम हमारा कल को क्या होगा। 1,500 रुपये क्विंटल के हिसाब बेचेंगे, कौन खरीदेगा, अडानी अंबानी ये खरीदेंगे, और फिर जब जैसे ही आगे सीजन निकलेगा डबल रेट ट्रिपल रेट पे बेचेंगे। अब ये सारी गेहूँ किसके कब्जे में आ जाएगी, अंबानी अडानी बड़े बिजनेसमैन, और ये सब आपस में मिल जाएंगे। कोई भी 100 रुपये क्विंटल से कम मत बेचो, 100 रुपये क्विंटल से, कोई भी 200 रुपये क्विंटल से मत बेचो, भूखा मरता है इंसान क्या नहीं करेगा, देगा 200 रुपये। ऐसी हालत कर देंगे, हर एक चीज़ से प्रॉफिट। भाई मान लो जैसे एयरटेल है, जियो है, ये सारे मिलके जो मर्जी रेट लगा ले, देना पड़ेगा आपको, क्या करें, देना, सारे मिल जाएँ कि भी इससे कम कोई रेट मत लगाओ, तो वो रेट देना पड़ेगा। तो ये बिजनेसमैन तो ये करते हैं, भाई मान लो एसी है, सारी कंपनीज कह रही हैं भाई 40,000 से 45,000 के बीच में बेचो 2 टन का एसी, तो 40 से कम में कोई नहीं बेचेगा, खरीदने वाले को लेना पड़ेगा। आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है जिससे आपको एग्रीकल्चर का चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ तक आप डाउट पूछ लो, फिर बचा पार्ट आगे देखते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें अभी बचे हुए हैं स्टेप, मैंने सारे नहीं पढ़े थे। पेज नंबर 43, स्टेप्स में 3 पढ़े थे ना, चौथा स्टेप देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म अनअवेलेबल शैल नॉट बी टेकन कंसिडरेशन फॉर द पार्टिसिपेशन। देखिए जरा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है मेरी 7 लाख, एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख, तो क्या इसका पार्शियल डिडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बदले में LTCG है 7 लाख, तो क्या अब करेंगे, तो गवर्नमेंट से अब नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो स्लैब रेट वाली इनकम है, इसको इसमें मिलाने में हायर स्लैब रेट पे चला जाएगा, और ये तो फिक्स रेट है, ये 12.5 ही रहेगा, इसको मिला लो इसको ना मिलाओ 12.5 ही रहेगा। तो फिक्स रेट वाली इनकम का पार्शियल डिडक्शन नहीं होता, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। 5 लाख ऐड हो जाएगा, 5 लाख लेस हो जाएगा, टैक्स बिल भी सेम। इसमें 5 लाख ऐड होकर 12 लाख हो जाएगा, हायर स्लैब में चला जाएगा, लोअर वाले फिर लेस कर देंगे। तो पार्शियल डिडक्शन सिर्फ स्लैब रेट वाली इनकम का होता है, फिक्स रेट वाली का कोई पार्शियल डिडक्शन नहीं होता। करेंगे तो टैक्स सेम आएगा, बिकॉज ये ऐड होगा और ये लेस होगा। इसका रेट कितना रहेगा, इसका रेट तो 12.5 ही रहेगा, जबकि यहाँ ऐड होगा तो 12 हो जाएगा हायर स्लैब रेट में, लेस करेंगे बॉटम से टैक्स ज़्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखना, फिक्स रेट वाले का पार्शियल डिडक्शन, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का कभी पार्शियल डिडक्शन नहीं होता, क्योंकि उनकी नॉर्मल इनकम फिक्स रेट पे होती है। कंपनी का कभी, ये इंडिविजुअल का या किसी और का जिसकी इनकम स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, उसका पार्शियल डिडक्शन होता है, और सिर्फ नॉर्मल इनकम के साथ होता है, स्पेशल इनकम के साथ नहीं होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की नॉर्मल इनकम किस रेट पे टैक्स होती है, फिक्स रेट, कंपनी की फिक्स रेट, इसलिए उनका कोई पार्शियल डिडक्शन नहीं होता है। इंडिविजुअल की फिक्स रेट वाली के साथ पार्शियल डिडक्शन नहीं होता, स्लैब रेट वाली है तो होगा। लेट्स रीड दिस। फिक्स रेट वाला है ना,
चाहे LTCG 112 हो, चाहे 112 है, चाहे STG 11 है, चाहे कैजुअल इनकम, जो भी फिक्स रेट है, चारों में फिक्स रेट है। फिक्स रेट वाले के साथ नहीं होगा, होगा स्लैब रेट वाले के साथ। फिक्स रेट वाली 4 इनकम होती है, किसी के साथ नहीं होगी। देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल। इफ एग्रीकल्चरल इनकम इज जस्ट 5000, मुझसे अगर मात्र 5000 है तो क्या करेंगे, पार्शियल तो छोड़ देते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज अप टू द लिमिट नॉट चार्जेबल टैक्स, तो उन दोनों में से किसी भी केस में हम पार्शियल नहीं करेंगे। पार्शियल नॉट एप्लीकेशन किसी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। देखो जरा इस पार्ट को, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10 लाख, एग्रीकल्चरल इनकम है 2 लाख, क्या पार्शियल होगा? यस और नो? कितने स्टूडेंट लगता है यस होगा, कितने स्टूडेंट लगता नहीं होगा? यस होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। वो तो अगर ये हो 2 और ये हो 10, अब नहीं होगा, क्योंकि जब तक नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी तब तक टैक्स नील आएगा या नेगेटिव आएगा, तो नहीं होगा। करेक्ट। लेट्स सी 10 into क्या होगा? यस। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ मात्र 5000, होना तो चाहिए बट मैं उसे जस्ट 5000 पे क्या करेंगे, छोड़ रहे हैं। वैसे इसको ज़रा और बढ़ा देते कि चलो 1 लाख तक नहीं करेंगे, 50,000 तक नहीं, 5000 लिखा है कि 5000 तक है तो नहीं करेंगे। इसके पीछे पर्पज़ क्या है? किचन गार्डनिंग। किसी का बड़ा बंगलो है, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ लगा रखी है, तो वह पहली बात तो वो बेचेगा नहीं, खुद ही अपने खाने के लिए होगी। बाई चांस कोई छोटी मोटी इनकम, मान लो फ्लावर्स लगा रखे थे हमने बहुत ज़्यादा, एक बुके बनाने वाला आया, कहता जी मैं 20 फ्लावर तोड़ दूँ, आपको पेमेंट दे देता हूँ, तो इस तरह से छोटी मोटी इनकम हो भी जाएगी। उससे छोटी मोटी इनकम है, कोई बात नहीं, 5000 तक हम कुछ नहीं कहेंगे। इससे ज़्यादा हुई, मान लो 6000 हुई, तो फिर पार्शियल डिडक्शन हो जाएगा। बस अब यहाँ तक एक बार आप दोबारा से रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट रीड कर लो, फिर डाउट पूछिए। फिर आप इतने पार्ट तक डाउट पूछिए। देखो एग्जाम में कई बार तो सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, तो ठीक हो गया। या आता है एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी ठीक हो गया। नहीं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है। लेट्स रीड क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। ऊपर क्वेश्चन में लिखा ना और करके, फिर और करके लिखा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू लेवी टैक्स एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट इन द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई स्टेट की बात कर रहा है। हाउएवर पार्लियामेंट हैज ऑल्सो लेवी टैक्स ऑन सच इनकम एक्सप्लेन। यानी वंस अगेन क्वेश्चन वही है पार्शियल इंटीग्रेशन का, लेकिन इस तरह से थोड़ा घुमा के भी आए तो आप समझ जाना हमें पार्शियल इंटीग्रेशन ही बतानी है। यानी आंसर तीनों केस में यही बनेगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो। अब रीड करके देखो। अब ये बताइए, मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 7 लाख, एग्रीकल्चरल 2 लाख, सेम जो अभी लिखा था, क्या इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करना है? करना है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो 2 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम है, ये हमारा नेपाल में एग्रीकल्चरल फील्ड है उससे आई है। यानी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है। अब क्या सिस्टम रहेगा? क्या आप पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे? नो। अब ये सारी की सारी इनकम 9 लाख टैक्स हो जाएगी, ये सारी नॉर्मल इनकम मान के टैक्स हो जाएगी। क्या रीजन है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की है तो ये एग्जम्प्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी। उन्होंने वर्ड इंडिया लिखा है, इंडिया के बाहर कुछ नहीं लिखा, इंडिया लिखा है। इसका मतलब अगर ये इंडिया के बाहर की हुई, इसका मतलब एग्जम्प्ट नहीं है और वो टैक्सेबल है। रीजन क्या है? वो से एग्रीकल्चर हम अपने कंट्री की माफ़ कर सकते हैं, सारी दुनिया की क्यों माफ़ करेंगे? एग्रीकल्चर किसी और कंट्री में कर रहे हो तो टैक्स दो। तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को नॉर्मल इनकम माना जाता है और नॉर्मल रेट पे आपको टैक्स करना है।
और ये एंट्री एग्ज़ाम में लगभग हर बार आती है। कभी कहेंगे 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख की एग्रीकल्चर इनकम नेपाल से है, कभी कहेंगे श्रीलंका से है, कभी कहेंगे इंडोनेशिया से है, कोई ना कोई कंट्री लेके 1 आध लाख की इनकम डाल देंगे। तो ये अदर सोर्सेज हेड में आ जाएगी इनकम, नॉर्मल इनकम अदर सोर्सेज हेड में, और इसको आप पूरा पूरा टैक्स कर देना। ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, आप रीड करके देखो फर्स्ट पैराग्राफ के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार दोबारा रीड करके देखो, इसमें लिखा है। इंडिया के बाहर की एग्रीकल्चर इनकम को आपको टैक्स करना है। कौन से रेट की इनकम मानी जाएगी? अदर सोर्सेज। कौन से रेट पे टैक्स करोगे? स्लैब रेट पे, स्टेट वे टैक्सेबल है। एग्जम्पशन कौन सी इनकम पे है? जो इंडिया की है। इंडिया के बाहर वाले पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, सीधा सीधा टैक्सेबल है। देखो डाउट यहाँ तक, जिसको भी डाउट है पूछिए। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें मैं क्वेश्चंस आपको और करवा दूंगा, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड भी करवा दूंगा। पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, लेट्स अ ब्रेक। देखिए पेज नंबर 46, और ये 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट। इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 101 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम है 6 लाख। क्या लगता है आपको, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? मतलब एग्रीकल्चरल इनकम भी है और मार्जिनल रिलीफ भी है। एग्रीकल्चर इनकम भी है, मार्जिनल रिलीफ भी है। तो प्रोसीजर इज़ द सेम। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो डिफरेंट है। तो मैं इसका इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कैसे करना है, फिर मैं क्वेश्चन आपको दे दूँगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले टोटल इनकम निकाल लो 101 लाख, इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम लिख लो 6 लाख। फिर पहले स्टेप में 101 प्लस 6 पे टैक्स निकाल लो। दूसरे स्टेप में एग्जम्पशन लिमिट प्लस 6 पे टैक्स निकाल लो। दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने के बाद क्योंकि इनकम 100 लाख से ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज लगा लो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मार्जिनल रिलीफ देखो कैसे करना है। 101 पे 15% सरचार्ज के साथ आ गया 3289। नाउ विल मेक एन इमेजिनेशन कि ये 101 नहीं 100 है। 100 पे फिर टैक्स कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 6, एग्रीकल्चर तो लेनी पड़ेगी। टैक्स निकालो, फिर पार्शलाइजेशन करेंगे 3 प्लस 6, दोनों का डिफरेंस ले लो। अब हमें पता लग गया 100 के ऊपर टैक्स, लेकिन 100 तक 10% सरचार्ज भी लगता है, वो भी लगा लो। ये टैक्स आ गया। अब दोनों टैक्स का डिफरेंस ले लो और इंक्रीज इनकम 1 लाख, ये आ जाएगा मार्जिन रिलीफ। तो एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको सेम क्वेश्चन दे दूंगा, करके क्लियर हो जाएगा। एक बार पहले इससे चेक कर लो, बिल्कुल सेम दूंगा, बुक ओपन रखना, मिला मिला के करना। पहले देख लो एक बार, इसमें डाउट है जिसको पूछना, एक बार अच्छे से देख लो। सेम ही क्वेश्चन दूंगा, मिला मिला के टैली करके कर लेना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डाउट नहीं आएगा। प्रोसीजर इज़ द सेम जो ऑलरेडी किया है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सॉल्व करते हुए लगेगा कि ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है 202 लाख।
एग्रीकल्चरल इनकम है ₹20 लाख, ₹20 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, बुक ओपन रखना, एक एक स्टेप मिला मिला के करना, बस कर लीजिएगा। बुक पेज नंबर 46 ओपन रखना, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ मिला मिला के करना। ठीक है, करिए।
हाँ प्लीज़ आप डाउट्स बताइए इतने पार्ट तक सब मिला के डाउट्स बोलिए। एग्रीकल्चरल इनकम में सारे पार्ट में किसको डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। मिस्टर एक्स हैज़ LTCG 7 lakh plus agricultural income 4 lakh. Mr. Y has LTCG 112A 7 lakh, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख। ये दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखें। फर्स्ट केस में LTCG है 112 का और ये 112A का है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम है। देखो सॉल्व करके।
हाँ जी बताइए, फर्स्ट पार्ट ठीक है। देखो जो फिक्स रेट वाली इनकम है उसके साथ पार्शियल इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन तो ना इसमें होगा और ना इसमें होगा, बिकॉज ये भी फिक्स रेट वाली है और ये भी फिक्स रेट वाली है। पार्शियल इंटीग्रेशन हमेशा किसके साथ होता है? स्लैब रेट वाली इनकम के साथ। तो एक तो ये ध्यान रखना, फिक्स रेट वाली इनकम के साथ पार्शियल इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो सीधा इतना ही क्वेश्चन बना। अब इतना ही बना तो इसमें 7 लाख पे टैक्स निकालेंगे तो नॉर्मल इनकम नहीं है, तो नॉर्मल इनकम का 3 लाख लेस कर देना, वो डेफिशिएंसी वाला पार्ट। अगर नॉर्मल इनकम 3 लाख से कम है, डेफिशिएंसी शैल बी अलाउड फ्रॉम दिस इनकम, वो पार्ट इसमें भी आएगा। तो इसमें 1.25 एक्स्ट्रा और लेस होगा। अब उसमें रिबेट मिल जाएगा, इसमें रिबेट नहीं मिलता, 112 से रिबेट नहीं मिलता। तो ये देखने में क्वेश्चन एक लाइन के है, तो इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, सॉल्व वही कर पाएगा इसको सारे पार्ट की नॉलेज होगी। है एक सेंटेंस का, नंबर 1 ये पता हो एग्रीकल्चर इनकम का फिक्स रेट वाली इनकम के साथ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता। नंबर 2, अगर नॉर्मल इनकम नहीं है तो 3 लाख लेस करना है। नंबर 3, 112 वाले में 1.25 भी लेस करना है। नंबर 4, कि उस वाले से रिबेट मिलेगा, इस वाले से रिबेट नहीं मिलेगा। तो इतनी बात पता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 1 मिनट का है, उसमें पूरी बात पता। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया, रिबेट हमने अलाउ कर दिया और पार्शियल इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है इसमें। दूसरे पार्ट में हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें रिबेट नहीं देंगे। ये 112 वाला है, इसमें रिबेट नहीं देंगे और 1.25 और एक्स्ट्रा लेस करेंगे। 112 वाले से नहीं मिलता रिबेट, बाकी सबको मिलता है, लेकिन 112 वाले से एक्स्ट्रा 125 मिलता है। बात एक ही है, रिबेट के बदले में वो अलाउ कर दिया। बेटर था 125 अलाउ ना करते, रिबेट अलाउ कर देते, तो एक जैसा हो जाता सारा। नहीं मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता। वो धार्मिक बनने हैं और आप प्राप्त करनी है। आप बहुत ज़्यादा मतलब मैंने तो हर वाले 3 से 4 लोग महीने मारते हैं सबका है। इससे रिबेट हम नहीं देंगे। अब डाउट से एक बार देखो यहाँ तक, LTCG 112A वाले से रिबेट नहीं, बाकी सारी इनकम से है, लेकिन इससे 125 एक्स्ट्रा लेस किया है, वो किससे लेस नहीं होता। और एग्रीकल्चर इनकम का स्पेशल रेट वाली इनकम के साथ कोई पार्टिफिकेशन नहीं है। स्पेशल रेट वाली इनकम में अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आप छोड़ देना। बताइए डाउट्स। तो अब आप एक बार होमवर्क में सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चन एक बार आप होमवर्क में कर लीजिएगा अच्छे से। आप करेंगे पेज नंबर 47। 47 में जहाँ लिखा ना ऑप्शनल टैक्स रिजीम, इसके ऊपर का सारा पार्ट कर लेना। देखो एक बार पेज 47 निकालो, इसमें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 लिखा है ये भी कर लेना। इसमें 6 क्वेश्चन है। इसके आगे जो लिखा है ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये मत करना, ये मैं करवाऊंगा बाद में, अभी यहाँ तक करने हैं। तो सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन देख के ना रजिस्टर में सॉल्व करना, रीडिंग मत लेना। रीडिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल कोई लर्निंग नहीं होती। रीडिंग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक डाउट्स? चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।